डीसी कंपाउंड जनरेटर। ठीक है, डीसी कंपाउंड जनरेटर में जानने से पहले आपको पता है कि डीसी सीरीज जनरेटर और डीसी शंट जनरेटर हम लोग पढ़े, उसके पूरा न्यूमेरिक फार्मूला देखे, उस पर आधारित न्यूमेरिकल कितने प्रकार के पूछे गए थे, उस सारे न्यूमेरिकल हम आपको सॉल्व करवाएं और किस तरह से उसे समझना है, कैसे फिगर ड्रॉ करना है, कैसे सर्किट को डायग्राम बनाना है और उसको सॉल्व करना है, ये सारा चीज हम आपको बताए थे। ठीक है, चलिए शुरू किया जाए। आज का सेल्फ एक्साइटेड इलेक्ट्रोमैग्नेट जनरेटर का तीसरा बेटा था, पहला सीरीज शंट और दूसरा कंपाउंड, जिसमें सीरीज जनरेटर का भी गुण हो और शंट का भी गुण हो, दोनों का लक्षण हो, यानी वो हाइब्रिड हो। अब देखेंगे क्वेश्चंस जो पूछा जा रहा है आजकल, बड़ा फिगर रिलेटेड क्वेश्चंस बड़ा पूछा जा रहा है, तो फिगर को भी आप ध्यान रखिए। जॉनसन डीसी जनरेटर और डीसी शंट जनरेटर मिक्सर कंपाउंड जनरेटर कहते हैं। ठीक है, थैंक यू। अब स्टार्ट किया जाए। चलिए यहां पहले फिगर को समझिए। डीसी कंपाउंड जनरेटर किसको कहते हैं? बड़ा जबरदस्त टॉपिक चल रहा है, ध्यान से देखिएगा, यहां पर दिमाग भटकना नहीं चाहिए। किसी भी जनरेटर में जो वोल्टेज यानी ईएमएफ उत्पन्न होता है, इंड्यूस्ड होता है, वो होता है आर्मेचर में। जो आर्मेचर यहां पर आपको दिख रहा है, ये आपका आर्मेचर है। आर्मेचर में उत्पन्न ईएमएफ को ईजी कहते हैं, जनरेटेड ईएमएफ कहते हैं, और आर्मेचर के रेजिस्टेंस को आरए बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए आर्मेचर से श्रेणी क्रम में एक फील्ड वाइंडिंग किया हुआ है, आपको प्रॉपर वे में दिख रहा है। ठीक है, ये इसको सीरीज फील्ड वाइंडिंग कहते हैं, इसमें जाने वाली करंट को आईएसई कहते हैं, और जो इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से करंट पैदा होता है उसको आर्मेचर धारा कहते हैं, उसको आईए से सूचित करते हैं। तो बाबू जो आईए से निकला वही धारा आईएसई में जाएगा, यानी एक बात आप कह सकते हैं कि यहां पर आईएसई बराबर आईए होगा कि नहीं होगा। ये बात ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छा है। इसको फार्मूला और न्यूमेरिकल शेप में भी आपको बनाने की जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, जयपुर की पावन धरती से राम राम। आज हमारे यहाँ बहुत बारिश हो रही है, आपकी बारिश हो रही नहीं हो रही है हमारे यहाँ बारिश। ठीक है, अच्छी बात है। अब देखिए यही करंट जब निकलेगा तो इधर देखिए, ध्यान दीजिएगा, सीरीज फील्ड के बाद ये शंट फील्ड है, और सबको पता है कि शंट फील्ड में टर्न की संख्या अधिक होती है और टर्न पतला होता है। सीरीज फील्ड में टर्न की संख्या कम होती है और तार मोटा होता है। ठीक है, अब ये जो निर्माण हो रहा है सीरीज और शंट दोनों है, इसीलिए इसे मिश्रित जनरेटर कहते हैं, इसीलिए इसको कंपाउंड जनरेटर कहते हैं। अब जनरेटर से जो टर्मिनल पर वोल्टेज प्राप्त होगा वो किसको मिलेगा? लोड को मिलेगा। जहां पंखा, टेलीविजन जो आपको चलाना है, लोड लगाना है, वो लगा सकते हैं। ये है डीसी कंपाउंड जनरेटर। अगर डिफिनेशन की बात करें तो डिफिनेशन तो बड़ी आसान है। आसानी में इस जनरेटर में आर्मेचर कोमा सीरीज फील्ड तथा शंट फील्ड दोनों होता है, यानी सीरीज फील्ड भी होता है और शंट फील्ड भी होता है। ऐसे जनरेटर को डीसी कंपाउंड जनरेटर कहते हैं। ठीक है, अब ध्यान रहे आपको कि डीसी कंपाउंड जनरेटर में जो फॉर्मूला है उसको आपको समझना है। तो भाई लिख देंगे तो रट लीजिएगा, बहुत सारे ऐसे धुरंधर चाट जाता है भाई। ऐसे ऐसे कालिदास बैठे हुए हैं, कालिदास की तरह हर एक पन्ना को पलट के विद्वान बनते हैं, वैसे भी लोग दुनिया में हैं। लेकिन हम एक बार कहेंगे रटेंगे तो ठीक है, रट लीजिए, लेकिन रट लीजिएगा तो समझना जरूरी है। हम समझाते हुए चलेंगे तो रटने में जब आप समझ लेते हैं तो रटना आसान हो जाता है, एनर्जी आपको कम लगता है। इसीलिए हम कोई चिल्ला ले, कुछ कर ले, हम अपने तरीके से चलते हैं ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, ठीक है, चलिए अब डीसी कंपाउंड जनरेटर की रेटिंग, कोई भी जनरेटर हो, किसी भी जनरेटर का जो रेटिंग होता है वो किस में होता है? किलोवाट में होता है। यहां पर एक बात बता दें, मोटर का जो रेटिंग होता है एचपी में होता है। ट्रांसफार्मर का जो रेटिंग होता है वो केवीए में होता है, केवीए।
यहीं पर अल्टरनेटर का जो रेटिंग होता है वो भी केवीए में होता है। खैर ये सब का चर्चा आगे करेंगे, अभी हम लोग जनरेटर में वहीं पर रहेंगे। ये जो जनरेटर आपको दिख रहा है, ये इसमें ध्यान से अब थोड़ा सा इसको क्लीन करते हैं, साफ सुथरा करें, फिर से दोबारा चर्चा करें जो आपके फॉर्मूला में बेस्ट में चर्चा होगा। देखिए सीरीज फील्ड का करंट ISE बराबर IA बराबर IL प्लस ISH। ध्यान से देखिए IA ये लोड में जाने वाला करंट IL, देखिए इसी से गुजरा, इधर भी गया इधर भी गया, तो बाबू इसको और इसको जोड़ दोगे, इसमें आने वाला करंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यानी IA बराबर IL प्लस ISH। एकदम साफ सुथरा समझ में आ रहा है। चलिए अब शंट फील्ड का करंट जो बात करते हैं, तो शंट फील्ड यहां है, तो जो भी वोल्टेज आपको लोड पर मिलेगा उसको VL बोलते हैं या VL बोलते हैं। अब इसके समांतर में शंट फील्ड है, शंट मतलब समांतर, और समांतर के जो वोल्टेज है उसको हम लोग बोलते हैं VSH बोलते हैं। क्या बोलते हैं? VSH बोलते हैं। ठीक है, अब यहां पर जो करंट आपको निकालना है वो ISH बराबर करंट के लिए फॉर्मूला होता है V/R होता है ना, और शंट फील्ड का वोल्टेज इसलिए VSH लिख देते हैं बाबू, और यहां का जो रेजिस्टेंस है वो RSH होगा, तो यहां के रेजिस्टेंस को RSH बोल देते हैं। तो यहां का करंट निकल जाएगा जो यहां पर आपको लिखा हुआ है। अगला है टर्मिनल वोल्टेज V, तो जो भी हम यहां पर लिखें ये टर्मिनल वोल्टेज है, इसी को VT लिखते हैं, कई सारे बुक VL लिखता है, कई सारे बुक आपको केवल V लिख देता है। ठीक है, कंपाउंड मतलब जोड़ना होता है सीरीज और शंट को, ये ठीक है। यहां पर गलत सोचना है, जोड़ना और अलग करना, विरोध करना, ये अलग कहानी है, ये हम लोग बाद में सीखेंगे। टर्मिनल वोल्टेज कितना होता है, तो एक बात आप आराम से समझिए, कुछ नहीं सोचना, जनरेटर जितना वोल्टेज पैदा करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? EG बोलते हैं। क्या बोलते हैं? EG। ठीक है, जो भी जनरेटर आपका वोल्टेज उत्पन्न करता है, पैदा करता है, उसको EG बोलते हैं। लेकिन इसमें कुछ खपत होता है, कहां कहां? इस आर्मेचर में भी खपत होता है और इस सीरीज फील्ड में भी खपत होता है। तो जितना पैदा हुआ और जितना ड्रॉप हो गया, वोल्टेज लॉस हो गया, उसको अगर घटा देंगे तो जितना बचेगा वही आपको टर्मिनल पर मिलेगा। तो याद रखिए, टर्मिनल वोल्टेज प्राप्त करने के लिए पैदा हुआ EG, इसमें से घटाइए, वोल्टेज ड्रॉप होता है IR, आर्मेचर में वोल्टेज खपत होता है इसलिए IARA लिखते हैं, और प्लस में यहां सीरीज फील्ड में होता है इसलिए ISE इंटू RSE लिखते हैं। बाबू इसी में से IA बराबर ISE है, इसीलिए देखिए यहां पर लिखा हुआ IA कॉमन ले लिया गया है, IA को कॉमन ले लीजिएगा तब बचेगा रेजिस्टेंस, इसका सीरीज में डायरेक्ट जोड़ देना है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है बाबू, ये कई एग्जामों में कंपाउंड मोटर के टर्मिनल वोल्टेज को पूछ लिया गया है। कभी कभी लॉन्ग शंट पूछता है, कभी कभी शॉर्ट शंट पूछता है, ये बात अभी जस्ट हम आगे बताने वाले हैं, तो ध्यान से सुनिएगा, बड़ा अच्छा टॉपिक है। पावर डिलीवर्ड, परिवार डिलीवर्ड नहीं, पावर, तो भैया हम बोले थे पावर जहां उत्पन्न होता है, पावर जहां डेवलप्ड होता है, किसी भी जनरेटर में पावर कहां पैदा होगा? आर्मेचर में। तो पावर बराबर होता है, जो पावर डेवलप्ड करता है उसे DEV लिखते हैं, डेवलप्ड। तो डेवलप्ड पावर जो है, पावर की फॉर्मूला होता है V इंटू I, लेकिन जो आर्मेचर में वोल्टेज होता है उसको हम लोग बोलते हैं EG, जो पैदा होता है वो होता है EG इंटू IA। ये किसी भी जनरेटर की बात करें, पावर का फॉर्मूला लिखे, EG इंटू IA लिखना है। EG क्या है? उत्पन्न वोल्टेज, और IA क्या हुआ? उत्पन्न करंट। इसके बाद डिलीवर्ड पावर, जो पावर आपको मिलता है या हमको टर्मिनल पर मिलता है या इस लोड को मिलता है, क्या मिलेगा? वो मिलता है, वो जो मिलता है वो मिलता है आपको टर्मिनल पर मिला हुआ वोल्टेज VL और यहां का करंट IL। तो भैया V इंटू I यहां पावर होगा, वही लिखा गया है, ध्यान से देखिए, V इंटू IL लिखा गया है। इतने आसान तरीके से हम आपको समझा रहे हैं,
अगर आप रेगुलर पढ़ते हैं चीजें समझ में आती है। ठीक है बाबू, रेगुलर क्लास आपका चल रहा है तो आप बेहतर समझ पा रहे होंगे, नहीं तो पहली क्लास को जरूर देखिए आप। ये कंपाउंड जनरेटर का एक बेसिक स्ट्रक्चर बताएं कैसा होता है। अब इसी कंपाउंड जनरेटर को दो भागों में हम लोग बांटते हैं, दो तरीके से जब बनाते हैं तो याद रखिएगा वो स्ट्रक्चर जो पूरा बताएं, उसमें बताए थे कि सीरीज मोटर का कोई संतान नहीं हुआ, यानी कोई पार्ट नहीं हुआ। शंट जनरेटर का भी कोई पार्ट नहीं हुआ। उसके बाद जो कंपाउंड जनरेटर आया उसके दो बेटे हुए, एक लंबा हुआ, एक शॉर्ट नाटा हुआ। लंबा को लॉन्ग शंट होगा, अभी जस्ट जो बताएं उसी में बड़ा ध्यान से देखिएगा, फिगर का बड़ा महत्व है। अब जो है फिगर बहुत ज्यादा लिए जाते हैं, ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है, देखिए यहां आपको स्पष्ट रूप से फिगर, बहुत अच्छा फिगर हमने डिजाइन किया है, आपको ये याद रखना चाहिए। डीसी कंपाउंड मोटर जनरेटर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है शॉर्ट शंट कंपाउंड और दूसरा होता है लॉन्ग शंट कंपाउंड। एक होता है शॉर्ट शंट कंपाउंड, एक होता है लॉन्ग शंट कंपाउंड। इसके नाम से ही स्पष्ट हो जाएगा, अभी पूरा फिगर हम आपको बताएंगे कैसे इसको डिसाइड करना है, कौन लॉन्ग शंट है कौन शॉर्ट शंट है, ये देखना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब अगर देखें तो आते हैं शॉर्ट शंट पे। शॉर्ट शंट, शॉर्ट मतलब छोटा। इसमें देखिए हम आपको एक फिगर हम अपने मन से ड्रॉ करके बताते हैं। ये आपका आर्मेचर है, ठीक है, आर्मेचर है, आर्मेचर का सिंबल है, ठीक है ना, आर्मेचर का सिंबल है। और इसके श्रेणी क्रम में क्या है, सीरीज फील्ड है। ठीक है, तो शॉर्ट शंट का मतलब हुआ कि आर्मेचर से जो करंट निकला पहले जल्दी से छोटे से रास्ते से किस में जाना चाहिए, शंट फील्ड में चला जाना चाहिए। जब आर्मेचर की धारा शंट फील्ड में शॉर्टली चला जाता है तब उसे शॉर्ट शंट डीसी जनरेटर या डीसी कंपाउंड जनरेटर कहते हैं। इसी फिगर को यहां दिखाया गया, कैसे, ध्यान से देखिए, इस फिगर को दिखाया गया, आर्मेचर है, यहां से ये सीरीज फील्ड है, इधर बनाया गया है, लेकिन यहां शंट दिया हुआ, ये शंट फील्ड है। ठीक है, तो करंट पहले किस में गया, शॉर्ट रास्ता शंट में, इसीलिए इसका नाम पड़ा शॉर्ट शंट। अब आप कहेंगे सर लॉन्ग शंट में क्या होगा, देखिए लॉन्ग शंट में क्या होगा, इसी फिगर को थोड़ा सा हम आपको अच्छे से क्लियर कर दें, तब यहां पर आप समझिएगा, इसको हटाते हैं। अगर शंट फील्ड में करंट जो है सीरीज के लंबे रास्ते से गुजरता है, ध्यान दीजिएगा, शंट फील्ड में जब करंट लंबे रास्ते से गुजर के आएगा तब ऐसे कंपाउंड जनरेटर को हम लोग लॉन्ग शंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लॉन्ग शंट। क्या बोलते हैं, लॉन्ग शंट बोलते हैं, एकदम जबरदस्त। इसी फिगर को यहां अगर देखें, देखिए आर्मेचर से निकला, सीरीज फील्ड में गया, उसके बाद लंबे रास्ते के बाद शंट फील्ड में आया है करंट। ऐसी बनावट, ऐसे कंस्ट्रक्शन, ऐसे सर्किट डायग्राम वाला जो जनरेटर होगा वो क्या कहलाएगा, बोलो क्या कहलाएगा, लॉन्ग शंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, लॉन्ग शंट कहलाएगा। ठीक है, लॉन्ग शंट जनरेटर। अब डिफिनेशन में अगर बात करें, जो हम आपको समझाएं वही कहानी आपको समझने को मिलेगा। बोले क्या समझाएं सर, तो ये देख लीजिए शॉर्टली। जब शंट वाइंडिंग, क्या, जब शंट वाइंडिंग आर्मेचर के समांतर में हो, जब शंट वाइंडिंग आर्मेचर के समांतर में हो और इन दोनों के सीरीज में ये हो, कौन, सीरीज वाइंडिंग, बात तो स्पष्ट है ना, शंट वाइंडिंग आर्मेचर के समांतर में और ये दोनों, जैसे देखिए आप फिगर बनाते हैं ना, ये रेजिस्टेंस है, ये भी रेजिस्टेंस है, तो ये दोनों आपस में समांतर में, इनके सीरीज में ऐसा, तो ये है क्या, शॉर्ट शंट। इस प्रकार के जनरेटर को शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर कहते हैं। अगर लॉन्ग शंट में आप आ जाइए,
ओहो, लॉन्ग शंट में आप आ जाइए। यदि सीरीज वाइंडिंग का आर्मेचर के सीरीज में होना, सीरीज वाइंडिंग आर्मेचर के सीरीज में, इन दोनों के पैरेलल में कौन होगा? शंट वाइंडिंग होगा। दो तरीके से याद रखिए। पहला जो हम आपको बताएं, ये टू द पॉइंट खुद को समझने के लिए है, और इसको समझने के लिए तो आसान तरीका है ही। शंट वाइंडिंग दोनों के समांतर में जुड़ी हो तो उसे क्या कहते हैं? लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर। क्या? लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर। हाँ, दिमाग को फ्रेश रखिएगा, नहीं तो एक दूसरे में ओवरलैप कर जाएगा, फिर आप उलझ जाएंगे। इसीलिए कभी फंसिएगा नहीं, उलझिएगा नहीं। एक बार मन को स्थिर करके, मनोस्थिति को ठीक करके फिर से सोचिए। कंपाउंड जनरेटर दो प्रकार के, एक शॉर्ट शंट, एक लॉन्ग शंट। शॉर्ट शंट का मतलब शंट में करंट पहले पहुंचेगा, लॉन्ग शंट में करंट सीरीज के बाद पहुंचेगा। ये हो जाएगा लॉन्ग शंट, ये हो जाएगा शॉर्ट शंट। ठीक है, याद रखिएगा। अब इसके बाद आप कहेंगे सर इसका भी कोई जुगाड़ हुआ क्या? हाँ, शॉर्ट शंट का भी दो बेटा हुआ। ये क्वेश्चंस में बहुत बार आया है। इससे क्या पूछेगा सर? तो शॉर्ट शंट और डिफरेंशियल और कम्युलेटिव पूछेगा। तो आइए पहले वहां तक पहुंचेंगे तब ना। तो आप याद करिए पहले शॉर्ट शंट जनरेटर को। शॉर्ट शंट जैसे बोल दिया, आप समझ जाइएगा कि शंट फील्ड में करंट सीरीज फील्ड से पहले जाएगा। आइए ना, आइए। तो सॉन्ग शंट, इसमें एक वर्ड आपको यूज करना है। शॉर्ट शंट में एक होता है शॉर्ट शंट कम्युलेटिव। शॉर्ट शंट कम्युलेटिव होता है। कम्युलेटिव का मतलब होता है, याद रखिए, जुड़ाव, संयोजी। संयोगी कह सकते हो, संयोजी कह सकते हो, या कम्युलेटिव कह सकते हो। ठीक है, कम्युलेटिव एक होता है, ध्यान से सुनिए, शॉर्ट शंट कम्युलेटिव, और दूसरा होता है शॉर्ट शंट डिफरेंशियल। कंपाउंड जो है, शॉर्ट शंट कंपाउंड को दो गो बेटा हुआ। एक बड़ा वाला जो बेटा है वो कम्युलेटिव है, सहयोगी है, संयोगी है। कमाता है तो बाप का कमाया हुआ, बेटा का कमाया हुआ, दोनों एक साथ जोड़ करके घर में उससे उन्नति के लिए लगाता है। दूसरा जो बुट का लड़का है, नाटा वाला, शॉर्ट शंट वाला, वो डिफरेंशियल है। डिफरेंशियल का मतलब हिंदी में होता है विभेदी। क्या होता है? विभेदी। बाबू याद रखिएगा, विभेदी। विभेदी का मतलब है वो हर किसी का विरोध करेगा फैमिली में। ठीक है, अब कैसे विरोध करेगा, क्या विरोध करेगा, इस चीज को याद रखिए, अभी जस्ट बताते हैं। ठीक, देखिए, यहां देखिए, बड़ा प्रॉपर वे में बता रहे हैं बाबू, कंटिन्यूटी बनाए रहिएगा, एकदम समझ में आएगा। आर्मेचर से जब करंट निकलेगा, किसको पढ़ रहे हैं? कम्युलेटिव को। शॉर्ट शंट कम्युलेटिव, यहां से करंट निकला, यहां करंट गया, ठीक है, और यहां करंट गया तो शॉर्ट शंट है ना, तो शंट में जाएगा, और शंट में करंट का डायरेक्शन नीचे की तरफ, और यहां से सीरीज में भी करंट का डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में। बस ये चीज जरूर याद रखिएगा। जब इसमें करंट का डायरेक्शन दोनों फील्ड में, शंट फील्ड और सीरीज फील्ड का करंट का डायरेक्शन अगर सेम हो तो उसे क्या बोलेंगे? कम्युलेटिव बोलेंगे। और जब यहां आइए, डिफरेंशियल में क्या होता है कि सीरीज फील्ड में करंट का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है और शंट फील्ड में करंट का डायरेक्शन नीचे की तरफ है। यानी सीरीज फील्ड का करंट शंट फील्ड के करंट का विरोध करता है, और ये कौन है? शॉर्ट शंट तो है ही, तो इसीलिए एक दूसरे के विपरीत करंट चलता है, इसीलिए इसका डिफरेंशियल कहते हैं। यानी डिफरेंशियल कौन? शॉर्ट शंट डिफरेंशियल। बस इतना सा ध्यान देना, अब कुछ ध्यान नहीं देना है। शॉर्ट शंट कंपाउंड आपको समझा दिए, तो शॉर्ट शंट कम्युलेटिव और शॉर्ट शंट डिफरेंशियल। तो कम्युलेटिव में दोनों में करंट का डायरेक्शन सेम, तो दोनों का जो फ्लक्स निकलेगा बाबू, तो दोनों का फ्लक्स निकलेगा सेम डायरेक्शन में। फ्लक्स का मात्रा ज्यादा होगा और ज्यादा ईएमएफ उत्पन्न करेगा, और ज्यादा लोड पर आप चला सकते हो। डिफरेंशियल में देखिए, एक का करंट डायरेक्शन ऊपर की तरफ, एक का करंट डायरेक्शन नीचे की तरफ। ये भी आपको समझ में आना चाहिए। जब किसी भी कॉइल में फ्लक्स पैदा होता है तो अगर विपरीत पोलरिटी का है तो ये एक दूसरे का विरोध करेगा, और इसमें फ्लक्स का मान क्या हो जाएगा? घट जाएगा, और पूरा का पूरा फ्लक्स
आर्मेचर को नहीं काट पाएगा। ये बात याद रखिएगा। आइए इसी के डिफिनेशन को थोड़ा सा आगे पढ़ लेते हैं। पूरा चीज आपको बता चुके हैं, ठीक है, टाइम बता दिए भाई, ठीक है, फिल्टर के लिए 9 बजे। आपको बता रहे हैं कि यदि सीरीज फील्ड का फ्लक्स शंट फील्ड के फ्लक्स को बढ़ाता है तो दोनों फ्लक्स को जोड़ता है, इसीलिए इसको कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर बोलते हैं, ठीक है। दूसरा याद रहे, जब सीरीज फील्ड का कनेक्शन को उल्टा कर दिया जाए तब फील्ड फ्लक्स जो है, सीरीज फील्ड का फ्लक्स शंट फील्ड के फ्लक्स का क्या करेगा, विरोध करता है, तो शॉर्ट शंट डिफरेंशियल कंपाउंड कहलाता है। शॉर्ट शंट है इसीलिए शॉर्ट शंट में बात कर रहे हैं। लॉन्ग शंट का मतलब होगा कि शंट में करंट ज्यादा दूर के बाद रिटर्न होगा, उसको लॉन्ग शंट कम्युलेटिव बोलेंगे। आइए लॉन्ग शंट कम्युलेटिव को बात को बोल रहे हैं, ठीक है, समझ रहे बात को, ठीक है, जा रहे हैं ना सही से। अब ध्यान से सुनिए, इसके बाद जब हम लोग बात करें यहां पर, तो फिगर दोनों को एक ही साथ हम इसमें लेकर आ रहे हैं, इसलिए कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, कोई दिक्कत नहीं हो। देखिए ये फिगर आप लोगों को क्लियर दिख रहा है, पहले बताइए फिगर आपको दिख रहा है ना। सबसे पहले शॉर्ट शंट कंपाउंड और लॉन्ग शंट कंपाउंड आप देखे थे, तो शॉर्ट शंट के दो बाल बच्चा उसको पढ़ लिए, एक कम्युलेटिव एक डिफरेंशियल, तो इसको भी दो ही हुआ। किसको? लॉन्ग शंट कम्युलेटिव को बोल रहे हैं ना, दिमाग आपका घूम रहा होगा। देखिए लॉन्ग शंट का मतलब आर्मेचर से निकलने वाला करंट पहले जाएगा सीरीज फील्ड में, फिर जाएगा शंट फील्ड में, फिर जाएगा शंट फील्ड में। अब ये लॉन्ग शंट दो प्रकार के, एक होगा कम्युलेटिव, दूसरा होगा डिफरेंशियल। बस कुछ नहीं, इस बार भी वही कहानी है, बस शर्त क्या है कि शंट में जो करंट है वो सीरीज के बाद गुजरेगा। आइए ना दिखाते हैं। देखिए यहां से करंट निकला, यहां गया, सीरीज फील्ड में गया, सीरीज फील्ड से निकला, तब जाकर के शंट फील्ड में गया, इसीलिए लंबे रास्ता के बाद जा रहा है ना, इसी की इसको लॉन्ग शंट बोलते हैं। लेकिन करंट का डायरेक्शन दोनों में क्या है, सेम है, इसीलिए इसको कम्युलेटिव कंपाउंड बोलते हैं। और यहां देखिए करंट निकला, सीरीज में गया, पहले करंट ऊपर की तरफ गया, फिर नीचे की तरफ शंट फील्ड में आया, तो शंट फील्ड का जो करंट का डायरेक्शन है वो सीरीज फील्ड के क्या है, विपरीत है। यानी इसका फ्लक्स जो निकलेगा ये इसका विरोध करेगा, इसमें जो फ्लक्स दोनों का निकलेगा, दोनों का फ्लक्स जोड़ करके कम्युलेट होकर निकलेगा। इसीलिए शॉर्ट शंट के बाद लॉन्ग शंट में भी क्या, लॉन्ग शंट में भी कम्युलेटिव और शॉर्ट शंट में भी कम्युलेटिव। आप इतना, इसलिए आपको हम बता रहे हैं कि आपको इतना याद रखना है, सुनना है। आगे जो हम आपको बताएंगे वो एक ही वर्ड में ले लेंगे पार, एक होगा कम्युलेटिव, एक होगा डिफरेंशियल, चाहे शॉर्ट शंट हो या लॉन्ग शंट हो, ठीक है। अब देखिए गौर से देखिएगा, यहां पर जब दोनों फील्ड फ्लक्स जुड़ते हैं तो लॉन्ग शंट कम्युलेटिव होता है। जब सीरीज फील्ड का फ्लक्स का कनेक्शन को बदल दिया जाए, जब शंट फील्ड के फ्लक्स के विपरीत फ्लक्स पैदा करेगा, उसे डिफरेंशियल बोलेंगे। ये कहानी थे किसका, कंपाउंड जनरेटर का। बाबू कंपाउंड जनरेटर का दो बेटा, एक शॉर्ट शंट एक लॉन्ग शंट। शॉर्ट शंट को दो बेटा, शॉर्ट शंट कम्युलेटिव, शॉर्ट शंट डिफरेंशियल। लॉन्ग शंट को भी दो बेटा, कौन, लॉन्ग शंट कम्युलेटिव और लॉन्ग शंट डिफरेंशियल, ठीक है। इसके बाद जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है किसी भी एग्जाम में, किसी भी पेपर में उठा के देखिएगा तो 98% चांस है इससे क्वेश्चन पूछने का, ठीक है। क्या पूछेगा, देखिए यहां पर बहुत ही जबरदस्त तरीका बताते हैं, बड़ा आसान है। आप कहेंगे सर आसान कैसे है, तो पढ़िएगा तब समझिएगा कैसे आंसर है, कि सुन के चल जाइएगा। पीछे जो आपको बता रहे थे वो वर्गीकरण था, ये हो सकता है कि आपको कम समझ में आए, लेकिन हम इस तरह से फिगर को डिजाइन किए हैं कि आप अगर दोबारा से देखेंगे तो एकदम पूरा पूरा सबके लाइन समझ में आपको आएगा। लिखने की जो आप अपने उसके बारे में कुछ ना कुछ लिख दीजिएगा, स्टेटमेंट गलत होगा तो चेक कर लीजिएगा,
जरा देखिए अब भाई, इसमें एक जो जनरेटर है वो हम लोग कंपाउंड जनरेटर लोड और करंट के आधार पर हम लोग बनाते हैं। किसके? लोड करंट के आधार पर तीन प्रकार के जनरेटर होते हैं। लोड करंट के आधार पर, तो ध्यान से देखिएगा, लोड करंट के आधार पर एक होता है ओवर कंपाउंड, ओवर कंपाउंड जनरेटर बहुत इंपॉर्टेंट है। एक होता है लेवल कंपाउंड जनरेटर, लेवल, LEVL, लेवल कंपाउंड जनरेटर। इसी लेवल कंपाउंड जनरेटर को फ्लैट, FLAT, फ्लैट कंपाउंड जनरेटर कहते हैं। इस वर्ड को मत भूलिएगा, सबसे ज्यादा यही वर्ड पूछा जाता है, फ्लैट। लेवल कंपाउंड जनरेटर को फ्लैट कंपाउंड कहते हैं। और तीसरा जो है वो है अंडर कंपाउंड जनरेटर। क्या? अंडर, अंडर कंपाउंड जनरेटर। फिर से मिटा के क्लियरली आपको बता देते, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, ओवर कंपाउंड, लेवल कंपाउंड, अंडर कंपाउंड। क्वेश्चंस एकदम पक्का पूछा जाएगा। अब लेवल कंपाउंड, अंडर कंपाउंड, ओवर कंपाउंड कहां पूछा जाएगा सर? तो अभी जो हम बता रहे हैं आप DNA में सेट कर लीजिएगा, एकदम चाट जाइएगा, ठीक है। आप अगर पढ़िएगा तो कंफ्यूजन नहीं होगा, नहीं तो बाकी कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होने वाला है। हम इस तरह से बता रहे हैं कि सभी चीज को अलग अलग करके बोल रहे हैं। एक कई लड़का कह रहा है कि सर मस्त क्लास, ठीक है जी। देखो बाबू, पढ़ाते समय और पढ़ते समय हम पूरा मेहनत करते हैं पढ़ाने पर। अगर कोई क्वेश्चन टॉपिक रिलेटेड पूछना हो तो आप कमेंट करिए, कुछ करिए। बाकी का कौन क्या होगा क्या नहीं होगा उसका जवाब अभी नहीं देते हैं, क्लास एंड होता है, अब वेट करिए, हम आपको देंगे। अगर टाइम नहीं है, पढ़ना है तो वेट करना पड़ेगा, ठीक है। सबके लिए प्लेलिस्ट बना हुआ है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, ओवर कंपाउंड डीसी जनरेटर, ओवर कंपाउंड डीसी जनरेटर की बात करें तो ओवर कंपाउंड डीसी जनरेटर में क्या है, ध्यान से सुनिएगा। अब आइए, वह जनरेटर जिनमें लोड करंट बढ़ने के साथ साथ टर्मिनल वोल्टेज भी क्या होता है, बढ़ जाता है। जैसे क्या होता है, जनरेटर पर अगर लोड बढ़ता है तो टर्मिनल वोल्टता भी अगर बढ़ जाए तो वैसे जनरेटर को हम लोग ओवर कंपाउंड जनरेटर बोलेंगे, ओवर कंपाउंड जनरेटर। लेकिन सबसे मस्त जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो होता है लेवल कंपाउंड जनरेटर का, या लिखा हुआ फ्लैट कंपाउंड जनरेटर, ठीक है। फ्लैट कंपाउंड जनरेटर, फ्लैट कंपाउंड जनरेटर में ध्यान से सुनिएगा, फ्लैट मतलब क्या, खा पी के एकदम फ्लैट हो गया, मच्छर लग रहा है, काट रहा है, गर्मी लग रहा है, ठंडी लग रहा है, पसीना जा रहा है, कोई मतलब नहीं, हिलेंगे नहीं। चाहे जो भी परिस्थिति आ जाए, अपने को कांस्टेंट रखना है, हिलना ही नहीं, एकदम फ्लैट हो गया, मन मस्ती में, कोई दिक्कत ही नहीं। तो मेरे कहने का सेंस ये है, ऐसा जनरेटर जिस पे लोड बढ़े तो बढ़ने दो, वोल्टेज कभी भी चेंज नहीं होगा। लोड घट जाए, घट जाने दो, यानी कांस्टेंट वोल्टेज देगा। वैसा जनरेटर, वैसा कंपाउंड जनरेटर जो वोल्टेज लेवल को ना ही बढ़ने दे और ना ही घटने दे, वैसे जनरेटर को फ्लैट कंपाउंड जनरेटर बोलेंगे। बहुत ही जबरदस्त लाइन है। वह जनरेटर में लोड करंट बढ़ने के साथ साथ टर्मिनल वोल्टेज स्थिर रहती है, लेवल कंपाउंड डीसी जनरेटर कहलाता है। आज एकदम पूरा प्रॉपर वे में याद रख लीजिए, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कहते हैं, बार बार तो क्वेश्चन का डेली है। वह जनरेटर जिनमें लोड करंट बढ़ने से टर्मिनल वोल्टेज क्या हो जाता है, घट जाता है। अब लोड बढ़ रहा है, करंट को कौन ले जाएगा, वोल्टेज। अब वोल्टेज बढ़ेगा तब ना। जैसे किसी भी लोड का मतलब, बाबू देखो, लोड का मतलब ज्यादा हैवी पावर का लोड लगा दिए तो भाई वो ज्यादा करंट मांगेगा। ज्यादा करंट खींचता है तो उस करंट को ढकेलने के लिए उसका बाबूजी वोल्टेज चाहिए, लेकिन वो वोल्टेज नहीं बढ़ पाता है।
लोड बढ़ने के साथ वोल्टेज जब घट जाता है जिस जनरेटर का, वैसे जनरेटर को हम लोग अंडर कंपाउंड जनरेटर बोलते हैं। याद रखिएगा, ये जो हम आपको बात बोले हैं, ये बात अगर आज सुन लिए हैं, बाय द वे बाय डिफॉल्ट क्वेश्चन में जब भी कभी ऑप्शन में आएगा, आप कभी मिस्टेक नहीं करिएगा। एक लाइन और आपको तुलनात्मक तरीके से बता दे, हम एक बात और भी बोले थे, वैसे जनरेटर, इसे डीसी शंट जनरेटर, ये भी कांस्टेंट वोल्टेज लगभग देता है, लेकिन शंट और फ्लैट कंपाउंड दोनों आ जाए तो शंट बाबा का कोई काम नहीं, तब आपका फ्लैट कंपाउंड जनरेटर काम में आएगा। ऑप्शन को वही रखना है, ठीक है। अब इसके बाद ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन हम आपको बताएं। अब आगे बढ़ेंगे, गौर से देखिए, ये हुआ लोड के आधार पर करंट खींचेगा तो जनरेटर 3 प्रकार के, पूरी जनरेटर का हम प्रकार आपको पढ़ा दिए, ठीक है। अब जो है पूरे जनरेटर में वोल्टेज कहां होगा, करंट कहां होगा, कितना करंट खींचेगा, कौन कौन से रिएक्शन होगा, कौन कौन सा हानि, कौन कौन सा लाभ, निवारण कैसे करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चलने वाला है और बहुत बार पूछा जाता है। चलिए, तो इसके बाद आप जो डिफरेंशियल और कम्युलेटिव कंपाउंड पढ़े, उसका क्वेश्चंस क्या पूछा जाएगा। तो क्वेश्चंस जो पूछा जाएगा वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जब ये कौन सा वेल्डिंग है पता है, आर्क वेल्डिंग। आर्क वेल्डिंग का मतलब है, आर्क का मतलब था चिंगारी, हीट पैदा करने के लिए चिंगारी का यूज किया जाता है इसमें। देख रहे हैं, ऐसी स्थिति में आप देखिएगा, लाइन जब कट जाता है और किसी वेल्डर के यहां, किसी ट्रैक्टर ट्रॉली जहां पर बनता है, वेल्डिंग होता है, उसका जनरेटर जैसे ही स्पार्क करता है, जनरेटर उसका बाप बाप आवाज करने लगता है कि अब जा रहे हैं, भट 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 भट, धुआं छोड़ने लगता है। भाई काहे पता है, ये जो चिंगारी पैदा होता है, चिंगारी जो पैदा होता है, उसमें अगर कोई वेल्डिंग करिएगा तो उसका मेटल गलना चाहिए, और मेटल को गलने के लिए बाबू हीट की आवश्यकता होती है। क्या, हीट की आवश्यकता होती है। और हीट का बात करें तो हीट के लिए फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर टी। किसने दिया था, जूल साहब ने दिया था। और देखिए, जब हीट बराबर आई स्क्वायर आर टी होता है तो करंट देखिए वर्ग के, हीट जो है धारा के वर्ग के समानुपाती होता है, ठीक है। इसका मतलब जब ये चिंगारी पैदा होता है तो करंट बहुत ज्यादा खींचता है। ऐसे स्थिति में आपको कौन सा जनरेटर का सप्लाई देंगे बताइए, पता है। आइए बताते हैं आपको, दोनों तरीका हम आपको दोनों चीज बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर आर्क वेल्डिंग में प्रयोग लाए जाते हैं। अभी याद किया, अभी कभी याद करा देंगे आपको। डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर, क्या डिफरेंशियल, एक बात याद रखिए, एक कहानी छोटा सा इसमें बोल रहा है। क्या होता है, जब वेल्डिंग करने लगते हैं तो लोड अचानक बढ़ जाता है, लोड अचानक बढ़ जाता है, अब मशीन लगता है भट 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 आवाज करे। जैसे वेल्डिंग स्पार्किंग खत्म हो जाता है तो लोड अचानक हट जाता है। ऐसा नहीं कि लोड धीरे धीरे हटता है, ऐसा नहीं कि लोड धीरे धीरे बढ़ता है, लोड अचानक बढ़ता है, अचानक घटता है, डिफरेंट लोड हो जाता है, डिफरेंट कंडीशन में। लोड हाई हो, लो हो, ये तो डिफरेंट कंडीशन, विभिन्न, तुरंत डिफरेंट हो जाता है लोड। तो डिफरेंट टाइप के लोड अचानक घट जाए, अचानक बढ़ जाए, ऐसे कंडीशन में जहां पर करंट क्या अधिक होता है, वोल्टेज खपत की आवश्यकता ज्यादा होती है, तो वैसे जगह पे डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर का प्रयोग करेंगे। याद रहे आपको, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर याद रखिएगा। कह रहा है कि डीसी जनरेटर में, सॉरी ये यूज नहीं करते, इसमें गलत मत सोचिएगा, ये जो बता रहे ना, तो इसमें हम लोग इसका यूज नहीं करते, आर्क वेल्डिंग में करते, जिसके कारण देखिए, ध्यान दीजिएगा, इस जनरेटर में लोड बढ़ने से फ्लक्स घटता है और यह ईएमएफ करंट के मान को बढ़ा देता है, इसलिए हम इलेक्ट्रिकल आर्क वेल्डिंग में प्रयोग करते हैं किसका, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर का। याद रहे, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर का उपयोग आर्क वेल्डिंग में ही करेंगे।
सब बात समझ में आ रहा है? कंफ्यूजन नहीं ना हो रहा है? बात समझ में आ रहा है? डिफरेंट लोड हो रहा है, डिफरेंशियल लोड। तो बाबू डिफरेंट टाइप का लोड है वेल्डिंग। अचानक से हटाओ सटाओ हटाओ सटाओ हटाओ, ठीक है, ये समझ में आ रहा है? धर्म धर्म नकवारा नहीं समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ये बोले हो। यस और नो में जवाब, या आ रहा है तो यस बोलिए, नहीं आ रहा है तो नो बोलिए। बताइए। अब देखिए, अब बचा आपका कम्युलेटिव कंपाउंड। दो ही याद रखना है आपको। कम्युलेटिव कंपाउंड में फ्लक्स का मान जुड़ कर मिलता है, और याद रखिए अधिक ईएमएफ पैदा होता है। इसका उपयोग हम लोग कहां करते हैं, ध्यान से सुनिए। इनकैंडिसेंट लैंप। कितने लोग हैं इनकैंडिसेंट लैंप देखे हैं? जवाब दीजिएगा, कितने लोग हैं इनकैंडिसेंट लैंप देखे हैं? कितने लोग हैं इनकैंडिसेंट लैंप देखे हैं, बताइए। इनकैंडिसेंट लैंप लगभग सभी लोग देखें, आपके दिमाग में नहीं आ रहा है। याद रखिए, पीला वाला जो बल्ब होता था, अभी भी आपको कहीं दिख जाएगा, 100 वाट का 60 वाट वाला जो बल्ब है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनकैंडिसेंट लैंप बोलते हैं। हिंदी में उद्दीप्त लैंप बोलते हैं, उद्दीपन लैंप बोलते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। और कह रहा है इलेक्ट्रिक रेलवे में कांस्टेंट डीसी वोल्टेज प्राप्त करने के लिए, मोटर चलाने के लिए, लेथ मशीन चलाने के लिए। लेथ मशीन में क्या लगा होता है? मोटर लगा होता है। तो लेथ मशीन में उस मोटर को सप्लाई देने के लिए हम लोग क्या करते हैं? कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर का प्रयोग करते हैं। याद रहे, लेथ मशीन दुनिया का, वो फीटर में हम लोग देखेंगे, फीटर वाले उसमें यूज करते हैं। यानी दुनिया में सुई से लेकर के जो मैकेनिकल सामान है, सुई से तलवार, हथियार, बंदूक, पिस्टन, ये गलत, ये तो निगेटिव बातें हो गई। यानी दुनिया में सुई से लेकर के जहाज तक का मैकेनिकल सामान उसमें बनाए जाते हैं, ये बात याद रखिएगा, ठीक है जी। सूर्या का बल्ब है, लुमिनियस का बल्ब है, फिलिप्स का बल्ब है, सब यही सब जी, ठीक। बहुत अच्छा, बहुत जबरदस्त, ठीक है, करेक्ट जी। उसको हम लोग इनकैंडिसेंट लैंप बोलते हैं। आइए, इसका उपयोग समझ गए। अब हम लोग धीरे से आगे बढ़ते हैं, और बहुत ही जबरदस्त चीज हम लोग पढ़ने वाले थे, आर्मेचर रिएक्शन, ठीक है। आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है, जरा सा इस पर थोड़ा चर्चा करेंगे, और हम लोग आगे जब इसको पढ़ेंगे तो एक बार इसको अभी हम समझा देते हैं। इसका एकदम वीडियो हम आपको दिखाएंगे बाद में। आर्मेचर रिएक्शन का मतलब देखिए, आइए आप आर्मेचर को याद करिए, याद करें जहिया आर्मेचर पढ़े थे हम लोग, यानी जहिया मतलब जब। देखिए, ये आपका एन पोल है, ये आपका एस पोल है, इसके अंदर में क्या होता है? आर्मेचर होता है। बहुत ज्यादा क्वेश्चंस यहां से डेवलप होते हैं बाबू, इसलिए यहां ध्यान से सुनिएगा, बहुत आसान तरीके से हम आपको समझा देंगे। पहले बताते, फिर सिनेमा दिखाएंगे, मजा आ जाएगा। सिनेमा आज नहीं, नेक्स्ट क्लास में दिखाएंगे। कह रहा है कि जब भी फ्लक्स, ये देखिए, ये भाग ऐसा क्यों होता है? सेलिएंट क्यों होता है? उभरा हुआ क्यों होता है? तो याद रखिए, फ्लक्स को समान रूप से वितरित करने के लिए, सेम डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, याद रखिए, ज्यादा दूर तक से जो फ्लक्स है वो सीधा जा रहा है, ठीक है। आर्मेचर के अंदर हम लोग क्या रखते हैं? कॉइल रखते हैं, वाइंडिंग करते हैं। तो याद रखिएगा, जब इसमें किसी कॉइल को घुमाते हैं, किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी कंडक्टर को घुमाते हैं, तो इसमें क्या पैदा होता है? ईएमएफ पैदा होता है, और इस ईएमएफ की वजह से क्या बहता है? इसमें धारा बहता है, जिसको आर्मेचर धारा बोलते हैं। ये फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से हम लोग ईएमएफ की दिशा, यानी इस तार में बह रही विद्युत वाहक बल की दिशा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की दिशा पता कर सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा एक बार थोड़ा सा लागू कर देते हैं। देखिए, जब आप घुमा रहे हैं, जब ये ऊपर की तरफ घूम रहा है, ये नीचे की तरफ घूम रहा है, तो दाहिना हाथ को सेट करिए, फ्लक्स के डायरेक्शन को ये कौन देगा? तर्जनी। और करंट नहीं पता आपको,
अंगूठा बल की दिशा, तो बल की दिशा लगाएंगे, तो ये जो मध्यमा है वो ईएमएफ की दिशा बताएगा, इसमें ईएमएफ ऊपर की तरफ होगा। तो जिधर धक्का लेगा उधर ही करंट जाएगा। जब करंट अंदर की तरफ जाता है तो उसको क्रॉस से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? क्रॉस से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी कंडक्टर में आपके सामने से अंदर इनवर्ड में करंट जाता है अंदर की तरफ तो क्रॉस चिन्ह, अगर किसी भी तार में करंट आपके सामने आ रहा है तो उधर डॉट सूचित करते हैं। किससे? डॉट्स। ठीक है, अब देखिए हुआ क्या। इतना बताने का मेरा रीजन क्या है, ये बात समझ गए जो जो हम आपको बता रहे हैं। अब आइए इसमें, अगर देखिए इधर क्रॉस है इधर डॉट है, अब ये फ्लक्स काटा, ये एक अपना चुंबकीय क्षेत्र बनाएगा। जब ये अपना चुंबकीय क्षेत्र बनाएगा, ठीक है, और ये अपना चुंबकीय क्षेत्र बनाएगा, ये वाला कॉइल देखिए दोनों कॉइल बना देते, ये अपना चुंबकीय क्षेत्र बनाएगा, ये अपना चुंबकीय क्षेत्र बनाएगा, तो ये क्या करेगा? मेन फ्लक्स को क्या करेगा? डिस्टर्ब कर देगा। देख कैसे डिस्टर्ब करेगा? पहले सीधा था, अब क्या कर दिया? टेढ़ा कर दिया। तो ध्यान से, आर्मेचर के उत्पन्न ईएमएफ के द्वारा मेन फ्लक्स पे जो विरोध पैदा हुआ या जो प्रभाव उत्पन्न हुआ, उस प्रभाव को आर्मेचर प्रभाव बोलते हैं, यानी उस रिएक्शन को आर्मेचर रिएक्शन बोलते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन है, ये सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन है। अब इसमें बात रही कि जब आर्मेचर रिएक्शन होता है तो क्या क्या होता है। आइए इस चर्चा को, जितना इंपोर्टेंट लाइन हम आपको बता रहे हैं सब इंपोर्टेंट बात है। जब आर्मेचर, देखिए ये है फ्लक्स, फ्लक्स के लंबवत जो लाइन खींचते हैं वो होता है एमएनए। एमएनए, एमएनए का मतलब होता है मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस। क्या होता है? हिंदी में कहते हैं चुंबकीय उदासीन अक्ष, चुंबकीय उदासीन अक्ष बोलते हैं। और याद रहे, जो पृथ्वी के ज्योग्राफिकली मतलब भौगोलिक रूप से लंब तो होता ही है, जब ये शुरुआत रहता है, कॉइल नहीं घुमाते हैं, तो जिस समय एमएनए रहता है उसी जगह पे जीएनए भी होता है। यानी जीएनए और एमएनए में 0 डिग्री का डिफरेंस होगा। कितने डिग्री का? 0 डिग्री का, क्योंकि फ्लक्स पे लंब एमएनए कहलाएगा और धरती के लंब जीएनए कहलाएगा। इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि सर अगर फ्लक्स का लाइन टेढ़ा हो जाए, फ्लक्स का लाइन टेढ़ा हो जाए तो फ्लक्स के लंब पे तो ऐसा खींच सकते हैं हम। जी हां, खींच सकते हैं, लेकिन धरती का लंब कभी नहीं बदल सकता है। बहुत बारीकी से बता रहे हैं, इसमें कोई भी अपडेटेड क्वेश्चन आ जाए आपको बनाना ही बनाना है, एकदम बना लीजिएगा। एन आपका उत्तरी ध्रुव, एस आपका दक्षिणी ध्रुव। फ्लक्स जब भी जाएगा उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ जाएगा। जैसे आर्मेचर रिएक्शन होता है तो फ्लक्स का जो डायरेक्शन है वो सीधा और था, ये टेढ़ा हो जाता है। अब आप देखिएगा गौर से, या 2 लाइन आपको बता देते हैं। जब हम लोग करंट लेते हैं तो आर्मेचर में जो कम्यूटेटर होता है, जो ब्रश से लेते हैं, तो ब्रश से हम लोग लगाते हैं कहां? एमएनए पर। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, कहेगा कि जो करंट रिसीव करते हैं वो ब्रश से करते हैं। पूरा वीडियो दिखाएं आपको, तो ब्रश कहां लगाएंगे? एमएनए पर। तो जहां भी एमएनए होगा वहीं ब्रश लगाएंगे। हुआ क्या कि जब बना रहे थे तो एमएनए यहां था, जब ये चलने लगा तो आर्मेचर प्रभाव के कारण फ्लक्स का डायरेक्शन बदल गया, तो हम लोग एमएनए कहां चला जाएगा? फ्लक्स के लंबवत। अब आप ब्रश यहां लगाए हैं, एमएनए बन गया यहां, तो करंट यहां मिलेगा ना। अब करंट यहां से उड़कर आएगा यहां पर स्पार्किंग होगा, चिंगारी होगा। यानी याद रहे मेरे बाबू, जब आर्मेचर रिएक्शन होता है तो क्या होता है? चिंगारी पैदा होता है। जब आर्मेचर रिएक्शन होता है तो चिंगारी पैदा होता है, ये बात याद रखिएगा। अब चिंगारी को कैसे खत्म करेंगे? तो आर्मेचर, हम कहते हैं कि ब्रश को एमएनए की स्थिति में, तो निवारण के लिए इस ब्रश को एमएनए पर बदल देंगे, यानी यहां लगाएंगे। देखिए यहां लगाएंगे,
और ये डिग्री डिफरेंस कितना होना चाहिए, 2 डिग्री से 8 डिग्री अगर होता है तो ठीक है, अगर 2 डिग्री से 8 डिग्री एमएनए चेंज हो जाता है, समझ जनरेटर आपका बेकार है, वो गड़बड़ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो याद रखिएगा आर्मेचर रिएक्शन का जो लाइन लिखाएंगे एक एक करके सब लाइन आपको समझ में आ जाएगा। अब एक बात बताइए, आप इतना सा सुनिए मेरी बात, अगर आप इसको सुधारने की कोशिश करते हैं तो ये टेढ़ा हो गया ना, अगर हम लोग इधर से मान लें ठेल दें, टेला टेली करके सीधा कर दें, कर हो जाएगा। चुंबकीय फ्लक्स हमको क्या, हमारे बाप को नहीं दिखता है, आपको दिखेगा नहीं दिखेगा। तो क्या होता है, इसको निवारण यानी सीधा रखें तो जितना विरोध हो रहा है ना, उतना इधर से अगर धक्का लगा दें, चाहे जिस विधि से लगाएं, तो क्या हो सकता है, सीधा हो सकता है। तो कह रहा है कि जितना का विरोध हो रहा है ना, उतना का एक्स्ट्रा पोल लगा दीजिए इधर से, मैग्नेट पोल, इसको हम लोग इंटरपोल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इंटरपोल। इधर से फ्लक्स थोड़ा सा लगा देंगे जो इसको रिपल्सन करे और इसको सीधा कर दे। अगर सीधा रखने का प्रयास कर सकते हैं तो ये एमएनए अपने ही जगह पे लगभग रह जाएगा। इसका मतलब आर्मेचर रिएक्शन को सुधार करने के लिए या तो ब्रश को नए एमएनए जो नया बन गया वहां पर लाके लगा सकते हैं, या नहीं तो कोई जुगाड़ लगा के फ्लक्स को सीधा करिए। तो ये और भी तरीके हो सकते हैं, हम बता रहे हैं यहाँ पर इंटरपोल लगा करके फ्लक्स को सीधा करना, लेकिन ये नहीं कहेंगे, हम लोग कहेंगे आर्मेचर रिएक्शन को कम करना। ठीक है, आइए इसका मतलब अब आइए एक एक करके जितनी बातें हम आपको बोले हैं, अब उसमें एक एक करके जो लाइन लिखा हुआ है उन सारे लाइन को आप पढ़ेंगे तो आपको पूरा आत्मसंतुष्टि के हिसाब से आपको समझ में आएगा। आ जाइए प्यार से देखिए अगला क्वेश्चन में, सॉरी, यह आर्मेचर करंट, देखिए आर्मेचर रिएक्शन क्या है, यह आर्मेचर करंट द्वारा उत्पन्न फ्लक्स। देखिए आर्मेचर में जो करंट बह रहा था, यह आर्मेचर में उत्पन्न करंट के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र होता है जो मेन फ्लक्स का विरोध करता है। वह प्रभाव जो फील्ड पोल द्वारा उत्पन्न फ्लक्स को कमजोर कर देता है। आर्मेचर में उत्पन्न फ्लक्स मेन फ्लक्स को कमजोर कर देता है, नष्ट कर देता है। यह प्रभाव आर्मेचर रिएक्शन, आर्मेचर प्रभाव का रहता है। बाबू इसी फ्लक्स की वजह से ये करंट पैदा हुआ और इसी का विरोध करता है। इसका नियम, इसको लेंज लॉ कहते हैं। बाप से पैदा हुआ बेटा बाप का ही विरोध करता है। देखो विरोध कभी कभी होता है, जहां विरोध होता है वहीं वृद्धि हो सकता है, बर्बाद भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लॉस भी होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा। अब आर्मेचर रिएक्शन के दौरान क्या होगा, ब्रश पर क्या होगा, चिंगारी होगा और टर्मिनल वोल्टेज क्या हो जाएगा, कट जाता है। काहे, जितना फ्लक्स काट रहा था, विरोध हुआ तो फ्लक्स का मात्रा कम हो गया और उत्पन्न ईएमएफ जो होता है वो होता है NdΦ/dt, फ्लक्स में परिवर्तन की दर। तो फ्लक्स में परिवर्तन की दर अगर कम हो जाएगी तो जो वोल्टेज पैदा होगा वो कम होगा। दूसरा चिंगारी भी पैदा होगा। तो चिंगारी पैदा हो कहां से, आग रखे हैं इसमें कि गैस चूल्हा लगाएं, इसी करंट वोल्टेज कारण चिंगारी पैदा हो रहा है ना बाबू। तो ये करंट और वोल्टेज के कारण चिंगारी पैदा हो रहा है, तो वहां भी वोल्टेज पावर लॉस हो रहा है। तो याद रखिएगा वोल्टेज खपत भी होगा, यानी जिसके कारण वोल्टेज में कमी हो जाएगी, आपको उत्पन्न वोल्टेज में थोड़ा सा घाटा लग जाएगा। ठीक है, कह रहा है कि अब ये बात देखिए, इसमें एमएनए और जीएनए होता है ना, तो जीएनए का मतलब हुआ ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस यानी ज्यामितीय उदासीन अक्ष, और एमएनए का मतलब होता है मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस, ये होगा चुंबकीय उदासीन अक्ष। ठीक है, तो याद रखिएगा एमएनए की स्थिति बदल जाती है तो ब्रश को बदले हुए एमएनए की स्थिति पर लगाएंगे तो चिंगारी कम होगा। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आर्मेचर रिएक्शन के क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं और उस प्रभाव का निवारण क्या होगा, इसको हम लोग देखेंगे कंप्लीट रूप से। देखिए कह रहा है आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है, यह मेन फ्लक्स के समानता को नष्ट करता है। कौन, आर्मेचर रिएक्शन। उत्पन्न ईएमएफ को कम कर देता है।
मशीन की दक्षता भैया, वोल्टेज जितना पैदा हो रहा था उतना आपको नहीं मिल रहा है, तो उसकी मशीन की दक्षता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगा, एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कह रहा है कि एमएनए के बदलाव के कारण बरस पर चिंगारी पैदा होगा। क्यों? क्योंकि एमएनए आप यहां लगाए थे, एमएनए बदल गया तो बरस नहीं बदला ना, इसलिए क्या होगा, एयर गैप होगा, एयर गैप के कारण चिंगारी पैदा होगा। ये सब उत्पन्न होता है, ये सारे के सारे कहानी लॉस का है। इसके निवारण कर सकते हैं आप, यानी इसको कम कर सकते हैं। लेकिन कभी भी डीसी जनरेटर के या डीसी मोटर में स्पार्किंग को सदा खत्म कर देना, बहुत कम यानी नहीं के बराबर उत्पन्न करना, ये कभी नहीं हो सकता। ठीक है, आइए, लेकिन कम कर सकते हैं। आइए क्या करेंगे, निवारण के लिए क्या क्या कर सकते हैं, इस पर हम लोग जिक्र करते हैं। बहुत जबरदस्त लाइन है, ये सब याद रखिएगा, एकदम टू द पॉइंट आपको पूछा जाएगा। आर्मेचर रिएक्शन पूरे जनरेटर का बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है। ये आर्मेचर रिएक्शन आपको क्रॉस मैग्नेटाइजिंग और डीमैग्नेटाइजिंग का भी चर्चा करेंगे, आगे हम लोग जब चलेंगे तब करेंगे। देखिए, इसमें कह रहा है कि स्पार्किंग को कम करने के लिए बरसों को एमएनए के नई स्थिति के अनुसार लगा देंगे। कह रहा है जब आर्मेचर रिएक्शन हो जाता है ना, आर्मेचर रिएक्शन जब होता है तो सीधा फ्लक्स क्या होता है, टेढ़ा हो जाता है। तब एमएनए पहले सीधा था, लेकिन हम लोग एमएनए का परिभाषा देते हैं कि फ्लक्स के लंबवत, तो फ्लक्स तो ये है, इसका लंबवत यहां हो जाएगा। हम लोग तो ब्रश यहां लगाए रहते हैं, तो क्या ब्रश को अगर यहां लगा दीजिएगा तो चिंगारी आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। पहला निवारण। दूसरा, अगर फील्ड वाइंडिंग में अधिक टर्न देकर दूर किया जा सकता है। कह रहा है या तो एक काम करिए कि जो जितना का टेढ़ा हो रहा है उतना का और एक्स्ट्रा वाइंडिंग कर दीजिए, कि भाई इतना ही टेढ़ा हो रहा है ना, तो इसके अत्यधिक मात्रा में और एक्स्ट्रा कॉइल वाइंडिंग कर दीजिए, ये तब ये सीधा रख सकता है, यानी ऐसी स्थिति में फ्लक्स को मोड़ने का चांस कम होगा। कंपनसेटिंग वाइंडिंग लगा करके इसे कम किया जा सकता है, इसे कंपनसेटिंग वाइंडिंग बोलते हैं। ये मेन फील्ड वाइंडिंग पर इसके आर्मेचर के विरोध में करेंगे। कंपनसेटिंग वाइंडिंग आर्मेचर करंट के बराबर विपरीत विरोध में काम करता है, यही बात अभी जस्ट बोले। ये कंपनसेटिंग वाइंडिंग आर्मेचर के फ्लक्स के विरोध में काम करेगा, तो आर्मेचर जितना विरोध करेगा उतना का कंपनसेटिंग वाइंडिंग लगा दीजिए, दोनों कहानी खत्म। तो केवल जो मेन फ्लक्स है उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। ठीक है, अब जरा सा देखिए, अब एक बात और याद रखिएगा कि इसको कैसे कम किया जा सकता है, ये बात सारा चीज याद रखिएगा। इंटरपोल के भी हम कम्यूटेशन में आएंगे, लेकर के समझाएंगे। तो अभी देखिए, कंपनसेटिंग वाइंडिंग को सहायक वाइंडिंग भी बोलते हैं। ठीक है, तो कंपनसेटिंग वाइंडिंग लगा करके आर्मेचर रिएक्शन को कम किया जा सकता है, यानी चिंगारी को कम किया जा सकता है। ठीक है, तो आज हम लोग देखिए आर्मेचर रिएक्शन, और नेक्स्ट जो अपना टॉपिक होगा वो होगा अपना कम्यूटेशन। उससे पहले हम आपको आर्मेचर रिएक्शन के और भी इस पर फॉर्मूलाज होते हैं जो टू द पॉइंट डायरेक्ट आपको लिख दिए जाते हैं। कभी कभी वाइंडिंग में इसे फार्मूला का यूज करके हम लोग को कुछ सवाल भी पूछ लिया जाता है, वो कभी कभार पूछा जाता है जो हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन क्या मतलब पूछ लेगा तो क्या करेंगे, तो इसलिए फार्मूला को भी लिखेंगे और क्रॉस मैग्नेटाइजिंग और डीमैग्नेटाइजिंग आपको बताएंगे। अभी हम क्रॉस मैग्नेटाइजिंग ही बताएं, लेकिन कुछ अलग तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चंस का फॉर्मेट क्या होता है उसके आधार हम लोग बात करेंगे। ठीक है, आज इतना ही रखेंगे। ठीक है, अगर आपको क्लास कैसा लगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस, ये जो क्लास था बीच में जो छोड़ कर आ रहा है, इसीलिए थोड़ा सा आपको माइंड जो है आपको लेंदी लग रहा होगा, लेकिन हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इसके लेक्चर को 1 नंबर से देखिएगा, फर्स्ट लेक्चर जनरेटर से देखिएगा। और इसमें आपको ये भी बता दें कि इस चैप्टर को कंप्लीट होने के बाद इसका एक महा टेस्ट होगा, जिसको पूरे ऑल इंडिया लेवल के स्टूडेंट देंगे, जिसका 3 रैंक तक आएगा। उसके लिए महा छूट है, छूट का मतलब वो सरप्राइज है, कुछ भी गिफ्ट में उसको मिल सकता है, या कोई कोर्स लेना चाहते हैं तो कोर्स में फ्री में मिल जाएगा आपको, या आपको चाहिए रिचार्ज तो रिचार्ज फ्री में हम कर देंगे। हाँ, लेकिन आपको पढ़ते रहना है। ठीक है, तो सभी लोग इसको जरूर शेयर कर दीजिएगा। डेली क्लास लीजिए सर जी। सुभाष कुमार, देखिए सुभाष जी, क्लास हम डेली लेते हैं, लेकिन शर्त है कि बहुत सारे बच्चे पढ़ लिए और कुछ लोग पढ़ते हैं। हम दोनों के लिए काम कर रहे हैं। 2 बार क्लास नहीं ले पा रहे क्योंकि हमारे पास ऑफलाइन क्लासेस और ऑनलाइन क्लासेस इतने हैं कि हम यूट्यूब पर कम आ पाते हैं। ठीक है, तो कोई एक ही चीज लेकर के आएंगे,
इसीलिए हमने बांट दिया कि आपको सप्ताह में 50% आपको क्वेश्चंस को लेकर आगे बढ़ेंगे और 50% आपको थ्योरी को लेकर के आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आगे रेलवे के एग्जाम के फॉर्म आ जाएंगे, तो इस तरीके से अगर क्लास चलेगा तो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। इसलिए आराम आराम से प्यार प्यार से चल रहा है। फिर बाद में जब एग्जाम का नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, आपका एग्जाम फॉर्म आप भर लीजिएगा, तो हम आपको 2 टाइम भी आना पड़ेगा, हम आकर के आपको पढ़ा देंगे, टेंशन मत लीजिए सर। राजेश कुमार जी, उड़ीसा लैंग्वेज नहीं बोला जाता है, बट आपको दिक्कत नहीं होता। ये जो टेक्निकल वर्ड है, आपको हमसे बात करना है ना, हम आपको इंग्लिश हिंदी दोनों में बात करके आपको समझा सकते हैं। उड़ीसा से आप ही ऐसे नहीं है, बहुत सारे हमारे छात्र जो पढ़ के गए हैं, बहुत अच्छे अच्छे वो पोस्ट पर भी गए हैं, बहुत अच्छे ब्रिलियंट स्टूडेंट बन के गए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। न्यू कोर्स एलपी का आपको है, उसका आप ऑफिस से पता कर लीजिए, आप क्या है कितना है, सबका अलग अलग है बाबू। वेरी वेरी नाइस स्मृति कुमारी जी, सभी लोगों को थैंक यू। सभी लोग इसी तरह से डेली आइए, और आप लोग, आपको हेल्प करने के लिए हम पढ़ा रहे हैं, आपके जीवन के लिए, आपको समझाने के लिए, आपको कुछ ज्ञान बांट रहे हैं, तो कम से कम उसका गुरु दक्षिणा तो बनता है बाबू। दुनिया में सबसे बड़े लोग कहते हैं कि बिना दक्षिणा का, गुरु दक्षिणा का ज्ञान नहीं होता है। खैर, हम इस पर ये डरा नहीं रहे आपको, ये बात दुनिया का सत्य है, क्योंकि आप किसी के लिबरल होना चाहिए, लेबर नहीं लिबरल, ठीक है। तो वो आपको जीवन में, आप किसी को मान लेते हैं ना, एक्सेप्ट करते हैं, तो आप जीवन में बहुत कुछ सीखते हैं। ठीक है, बाय, गुड नाइट, थैंक यू, लव यू ऑल। फिर मिलते हैं, आपको मिलेंगे हम सोमवार से, क्योंकि आपका कल, और यानी कि कल आपका फ्राइडे, तो फ्राइडे का क्लास हम नहीं ले पाएंगे, क्योंकि 5 बजे हमारी ट्रेन है, इसलिए कुछ मीटिंग्स हैं जिसमें हम अवेलेबल होंगे, तो संडे को तो चलेगा ही नहीं, इसीलिए मंडे को हम आपसे मिलेंगे निम्मी के धुरजार उसी एनालिसिस सर्जरी के साथ। ठीक है, बाय, गुड नाइट। नहीं, नेक्स्ट बात करें, चलिए, अब दुकान बढ़ गया, अब कोई बात नहीं होगा, ठीक है।